हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको मध्यकालीन इतिहास से संबंधित या कह सकते हैं मुगल काल से संबंधित जो हम लोग जहांगीर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं उसका अगला भाग लेके उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग बात करेंगे जहांगीर जो होते हैं उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार कह सकते हैं अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कौन कौन सी रणनीति अपनाते हैं और किस किस राजा के पास या कह सकते हैं किस किस युद्ध में सम्मिलित होते हैं। ऐसे तमाम बिंदुओं के साथ हम लोग आज की कक्षा प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ करने से पहले एक बार हम लोग कल की कक्षा को रिवीजन कर लेते हैं कि कल की कक्षा में हमने क्या अध्ययन किया था, क्या कल वाली कक्षा आज वाली कक्षा से रिलेट करती है या नहीं करती है। ऐसे तमाम बिंदुओं के साथ हम लोग बात करेंगे। देखिए, कल की कक्षा में हम लोग बात किए थे जो जहांगीर होते हैं, जहांगीर ने साम्राज्य विस्तार के लिए अपने प्रजा के हित के लिए जो उन्होंने 12 रणनीति अपनाई थी, जनहितकारी योजनाएं अपनाई थी, उसके बाद भी उनके जो समाज में होते हैं, कह सकते हैं जो उनके सगे संबंधी, उनके जो भाई होते हैं, उनके शासनकाल में विद्रोह करना प्रारंभ कर देते हैं। क्या होता है, जैसे आपको बताया गया था, देखिए यहाँ पर एक जल्दी से लिखते चलिए गए, बताते हैं 1606 ईस्वी में बहरावल का युद्ध हो जाता है। क्या होता है, बहरावल का विद्रोह हो जाता है। क्या होता है, बहरावल का विद्रोह। इस विद्रोह को कौन करता है, इस विद्रोह को करते हैं खुसरो। कौन करते हैं, खुसरो। इस विद्रोह को खुसरो करते हैं। उसके बाद इसका 1607 ईस्वी में दमन कर दिया जाता है। क्या होता है, दमन कर दिया जाता है। आखिर जब ये विद्रोह होता है, इस विद्रोह में जैसे कोई भी विद्रोह होता है, आपको बताया गया था कोई भी विद्रोह होता है तो विद्रोह का एक कारण नहीं होता है, एक से अधिक कारण होते हैं। जैसे क्या होता है, जो खुसरो ने विद्रोह कर लेते हैं, विद्रोह करने का कारण था क्योंकि वे चाहते थे अगला उत्तराधिकारी नियुक्त होना है, कह सकते हैं अगला उत्तराधिकारी बनना। इसी के साथ वे चाहते थे कि जो उनका साम्राज्य है, साम्राज्य पे उनका पूरा वर्चस्व रहे, कह सकते हैं उनकी सभी जगह भागीदारी होती रहे। इस वजह से जब इन्होंने इस विद्रोह करते हैं, जिसके बाद इसमें जो सिख गुरु होते हैं, क्या होते हैं, सिख गुरु, सिख धर्मगुरु अर्जुन देव कौन होते हैं, अर्जुन देव जो होते हैं, अर्जुन देव इनकी सहायता करते हैं। क्या होता है, अर्जुन देव इनकी सहायता करते हैं। सहायता करने के पश्चात जब वहाँ के जो जहांगीर होते हैं, जहांगीर को पता चलती है ये बात कि हाँ, अगर किसी ने इसी विद्रोह में किसी ने किसी की सहायता की, क्या होता है, ये सिख जो अर्जुन देव होते हैं, जहांगीर ने क्या करते हैं, क्रोधित होकर जहांगीर ने इनको लाहौर का किला जो होता है, कहाँ का, लाहौर के किले के गेट पर, लाहौर के किले के गेट पर है, लाहौर के किले के गेट पर फांसी दे देते हैं। क्या होता है, वहां पे फांसी इनको दे दी जाती है। किसको दे दी जाती है, जो अर्जुन देव होते हैं इनको फांसी दे दी जाती है। उसके बाद जो शाहजहां होते हैं, क्या होते हैं, जो शाहजहां होते हैं, शाहजहां ने 1621 ईस्वी में, कहा 1621 ईस्वी में बताया गया था, दक्षिण भारत के अभियान से वापस आते हैं। उसके बाद इनको क्या रहता है, जो खुसरो होता है इनकी हत्या कर देता है। क्या होता है, हत्या कर देते हैं। क्या होता है, 1621 ईस्वी में इनकी हत्या कर देते हैं। 1607 ईस्वी में या कह सके इसका दमन करते हैं और 1607 ईस्वी में इनको अंधा कर दिया जाता है। क्या होता है, इनको अंधा कर दिया जाता है। जो खुसरो होते हैं इनको अंधा कर दिया जाता है। ये आपको बताया गया, इसी के साथ बताया गया था आपको जो जहांगीर होते हैं, क्या होता है, अब जहांगीर जो होते हैं उन्होंने 1612 ईस्वी में, 1612 ईस्वी में मेहरुन्निसा से शादी कर लेते हैं। क्या होता है, मेहरुन्निसा से शादी करते हैं। जब शादी करते हैं, जो मेहरुन्निसा जिसको आगे चल के नूरजहां के नाम से भी जाना जाता था, नूरजहां ऐसी सास क्या होती हैं, कह सके इनकी ऐसी पत्नी होती हैं जिन्होंने प्रशासन में हर जगह इनका, कह सकते हैं प्रशासन में हर जगह हस्तक्षेप होना प्रारंभ हो गया। क्या होता है, जैसे जो मेहरुन्निसा होती हैं, नूरजहां होती हैं, उन्होंने प्रशासन में हर जगह उनका हस्तक्षेप होने लगा। जैसे कह सकते हैं उनके सिक्कों पर उनके नाम होने लगे, सिक्कों पर नाम, और उसी के साथ कोई भी प्रशासनिक कागज होता था, कागजों पर इनका हस्ताक्षर होता था। और उसी के साथ साथ जैसे जो झरोखा दर्शन होता था, झरोखा दर्शन में दोनों लोग साथ ही जाने लगे। और इस प्रकार देखा जाए, जो जहांगीर होता है, जहांगीर के शासनकाल में, उसमें जो शासनकाल होता है उसमें दो भागों में डिवाइड हो जाता है। क्या होता है, 1611 से लेके 1622 ईस्वी तक होता है। फिर उसके बाद 1622 से लेके 1627 ईस्वी के इस दो भागों में डिवाइड हो जाता है। अब जान लेते हैं कि जो जहांगीर होते हैं, या कह सकते हैं जो नूरजहां होती है, नूरजहां के शासनकाल में, या कह सकते हैं नूरजहां ने एक जुनता गुट बनता है। क्या होता है, जुनता गुट का निर्माण करते हैं, या नूरजहां गुट। इस गुट की बात करते हैं, ये इनके पिता इसमें सम्मिलित होते हैं, इनकी माता सम्मिलित होते हैं, इनके भाई सम्मिलित होते हैं। और इसी के साथ जो इनके कह सकते हैं जो अगले शासक होते हैं, कह सकते हैं अगले जो शहजादे बनते हैं या राजकुमार बनते हैं, वह जो खुर्रम होते हैं, उनका भी इस गुट में सम्मिलित होता है। क्या होता है, क्या होता है, जो पहले प्रथम चरण होता था 1621 से लेकर 1622 ईस्वी के बीच में, इसमें जो होता है खुर्रम साथ देते हैं। उसके बाद जब अगला भाग होता है 1622 से लेकर 27 ईस्वी के बीच, जो होता है इस गुट से जो खुर्रम होते हैं वो अपने आप को निष्कासित कर लेते हैं या उस गुट से वो बाहर चले जाते हैं।
ये होता है हम लोग कल की कक्षा में इतना अध्ययन किया थे। क्या क्या किए थे? विद्रोह का किन के बीच होता है, कौन सहयोग करता है, उसके बाद इसका परिणाम क्या होता है, उसके बाद आगे चल के जो नूरजहां से शादी करते हैं, शादी करने के पश्चात नूरजहां का कितना हस्तक्षेप होता है, उसके बाद उनका जो गुट बनता है, उन गुटों में कौन कौन लोग होते हैं, आखिर वे क्या करना चाहते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो ये हम लोग कल की कक्षा में अध्ययन कर लिए थे। अब हम लोग आज की कक्षा इसके आगे से प्रारंभ करते हैं। देखते हैं अगला बिंदु क्या होता है आज के कक्षा में। देखिए आज का जो पहला बिंदु होता है उसमें हम लोग बात करेंगे जैसे जो खुर्रम होते हैं या जो अगले शासक बनते हैं या राजकुमार जो होते हैं, उन्होंने 1612 ईस्वी में 1612 ईस्वी में वो भी शादी करते हैं। क्या होता है यहाँ पे लिखिएगा अगला बिंदु 1612 ईस्वी में, यहाँ पे लिखिएगा 1612 ईस्वी में, 1612 ईस्वी में खुर्रम कौन होता है? खुर्रम, इन्हीं को शाहजहां भी कहा जाता था। शाहजहां ने शादी करते हैं। क्या होता है 1612 ईस्वी में शाहजहां भी शादी करते हैं। और देखा जाए तो जो 1612 ईस्वी में ही होते हैं जो जहांगीर होते हैं, जहांगीर भी शादी करते हैं किससे? मेहरुन्निसा जो होती हैं उनसे शादी करते हैं। और जो 1612 ईस्वी में बात की जाए तो जब उनके पुत्र होते हैं जहांगीर, जो उनके पुत्र होते हैं शाहजहां, उनकी भी शादी होती है। अब सोचिए एक ही साल कह सकते हैं, एक ही साल में बाप और बेटे दोनों की शादी हो रही है। ये सोचिए कितनी बात है, बाप बेटे दोनों लोग की शादी एक ही साल हो रही है 1612 ईस्वी में। 1612 ईस्वी में मेहरुन्निसा से जो शादी करते हैं जहांगीर शादी करते हैं। और 1612 ईस्वी में ही बात की जाए तो जो होते हैं जहांगीर जो शाहजहां होते हैं, शाहजहां भी 1612 ईस्वी में मुमताज महल से कह सकते हैं जो अर्जुमंद बानो बेगम होती हैं, कौन? अर्जुन बानो बेगम होती हैं, उनसे भी शादी करते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो 1612 ईस्वी में बाप बेटे दोनों लोग शादी करते हैं। यहाँ पे देखिएगा शादी करते हैं किससे करते हैं। अब बात करते हैं जगह 1612 ईस्वी में उन्होंने शादी किया तो किससे करते? जो होते हैं अर्जुमंद क्या होता है? अर्जुमंद बानो बेगम किससे शादी करते हैं? अर्जुमंद बानो बेगम से ही शादी करते हैं। और इनका आगे दूसरा क्या नाम होता है? मुमताज महल। क्या नाम होता है? मुमताज महल। 1612 ईस्वी की बात कीजिए तो 1612 ईस्वी में जो होते हैं जहाँ शाहजहां जो होते हैं, कौन होते हैं? शाहजहां भी शादी करते हैं। शादी किससे करते हैं? जो उनका नाम होता है अर्जुमंद बानो बेगम, जो इसे आगे कह सकते हैं इतिहास में मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात की जाए तो ये किन की पुत्री थी, ये देखा जाए तो जो नूरजहां होती है या कह सकते हैं जो जहांगीर की पत्नी होती है, उनके जो भाई होते हैं आसफ खां, क्या? आसफ खां, आसफ खां, आसफ खां की पुत्री थी ये। किसकी पुत्री थी? आसफ खां की पुत्री थी ये। जो अर्जुमंद बानो बेगम होती है, मुमताज महल होती है, ये आसफ खां की पुत्री होती है या कह सकते हैं नूरजहां की जो होती है भांजी होती है। इस प्रकार देखा जाए तो इन लोगों की ये शादी होती कब होती है? 1612 ईस्वी में शाहजहां ने किससे? अर्जुमंद बानो बेगम से शादी करते हैं। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे मुमताज महल के अन्य नाम के बारे में अगर दे दिया जाए, यहाँ पे अगर ऑप्शन दे दिया जाए अर्जुमंद बानो बेगम, तो इसका ये नाम भी होता है, मुमताज महल का नाम होता है अर्जुमंद बानो बेगम होता है। अब इसी के साथ इसमें अगली बात करते हैं जैसे 1621 की बात करते हैं। 1621 ईस्वी में क्या होता है? 1621 ईस्वी में जो होते हैं लाडली बेगम, कौन होती हैं? लाडली बेगम। 1621 में लाडली बेगम जो होती हैं, लाडली बेगम की भी शादी होती है। किससे होती है? जो उस समय जो जहांगीर होते हैं, जहांगीर की जो एक पत्नी होती थी साहेबानो, कौन होती है? सहेला बानो, कौन? सहेला बानो बेगम होती थी। उनके जो पुत्र होते हैं शहरयार जो होते थे, उनसे हो जाती है। किससे? 1621 ईस्वी में। 1621 ईस्वी में नूरजहां की पुत्री 1621 ईस्वी में नूरजहां की जो पुत्री होते हैं लाडली बेगम, कौन? लाडली बेगम। लाडली बेगम का लाडली बेगम का विवाह या निकाह, लाडली बेगम का निकाह किससे होता है? शहरयार से। शहरयार से। शहरयार कौन था? अभी आपको बताएगा। जो शहरयार होते हैं, जो जहांगीर होते हैं, जहांगीर के शासनकाल में एक उनके यहाँ जो दासी होती थी सहेला बानो बेगम जो होती हैं, वो उनके पुत्र होते हैं। किसके? सहेला बानो बेगम के ये पुत्र होते हैं। इनकी शादी किससे होती है? जो कह सकते हैं नूरजहां होती है। नूरजहां की जो पहली शादी हुई थी किसके साथ हुई थी? जो नूरजहां होती है, नूरजहां की ये जो नूरजहां होती है, नूरजहां की ये दूसरी शादी होती है जहांगीर से। किससे होती है? दूसरी शादी जहांगीर से होती है। जो उनकी पहली शादी होती थी अली कुलीर से होती हुई। किससे? अली कुलीर। और जो नूरजहां होती है, इन दोनों से एक पुत्री प्राप्त होती है जो होती है लाडली बेगम। कौन होती है? लाडली बेगम जो पुत्री होती है, उनका विवाह किससे होता है? शहरयार से होता है। किससे होता है? शहरयार से। यह था। अब हम लोग आज की कक्षा में, अब आज इसके आगे वाला जो बिंदु होगा हम लोग बात करेंगे। उन्होंने जो जहांगीर होते हैं, जहांगीर अपने साम्राज्य विस्तारवादी या कह सकते हैं साम्राज्य विस्तार के लिए कौन कौन से
युद्ध करते हैं, या कह सकते हैं किन किन राज्यों से उनका संधि होता है, क्या उसका परिणाम होता है, ऐसे तमाम बिंदु के साथ हम लोग अगला बिंदु लिखेंगे। देखिए क्या है अगला बिंदु, साम्राज्य विस्तारवाद। क्या होता है यहाँ पे लिखिएगा, साम्राज्य विस्तारवाद। साम्राज्य विस्तारवाद, साम्राज्य विस्तारवाद। आखिर उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कौन कौन से क्षेत्र पे आक्रमण करते हैं और किन किन राज्यों से जो जो राजा होते हैं उनके बीच संधि भी होती है। ये तो है नहीं कि हर कोई युद्ध में, कह सकते जितने भी युद्ध लड़े जाते हैं सभी युद्ध जीत ही जाते हैं। कुछ ऐसे युद्ध होते हैं जिसको पराजय का भी सामना किया जाता है, और उसी के साथ साथ कुछ ऐसे युद्ध होते हैं जिसमें संधियाँ की जाती है, या कह सकते हैं दोनों राजा आपस में संधि रखते हैं, एक दूसरे के पक्ष रखते हैं, फिर उन दोनों में जो भी बात होती है, कह सकते हैं उन दोनों की सहमति होती है किसी न किसी बात पर, फिर उसके बाद वो संधि कहलाती है। अब हम लोग बात करते हैं इनको, जैसे मानो पहली संधि किसके साथ होती है, या पहला बात करते हैं उनका मेवाड़ का क्षेत्र पे, किस पे, मेवाड़ क्षेत्र पे। पहले मेवाड़ क्षेत्र की बात की जाए तो मेवाड़ क्षेत्र का शासक कौन होता था, मेवाड़ क्षेत्र की बात की जाए जो राणा प्रताप सिंह होते हैं, राणा प्रताप सिंह वहाँ के शासक थे। अब कह सकते हैं जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी के युद्ध में जो महाराणा प्रताप होते हैं और अकबर के बीच युद्ध लड़ा गया था, इस युद्ध में बात की जाए तो जो महाराणा प्रताप होते हैं बुरी तरह घायल हो जाते हैं, और अपने सरदारों के कहने पे वे युद्ध छोड़ के दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। लेकिन घायल हो जाने की वजह से वे काफ़ी चोटिल रहते हैं, तो इस वजह से उनका कुछ समय बाद उनकी, कह सकते हैं कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो अगले शासक बनते हैं, कह सकते हैं जो मेवाड़ के अगले शासक बनते हैं, राणा अमर प्रताप कौन होते हैं, राणा अमर सिंह होते हैं। कौन होते हैं अगले शासक, राणा अमर सिंह जो होते हैं शासक बनते हैं। शासक बनने के पश्चात हैं जो जहांगीर होते हैं, राणा प्रताप सिंह और जहांगीर के बीच एक संधि हो जाती है। वह संधि कौन सी कहलाती है, चित्तौड़ की संधि कहलाती है। इस संधि में एक ऐसा पात्र, जैसे इस संधि का मतलब होता है, इस संधि करने का मतलब ये होता है कि जैसे जो अमर सिंह, राणा अमर सिंह होते हैं, राणा अमर सिंह ने जो जहांगीर से संधि जब कर लेते हैं, संधि में उनका एक साथ होता है कि जैसे जहांगीर ने जो चित्तौड़ का क्षेत्र होता है, कह सकते हैं जो चित्तौड़ का किला होता है उनको भेंट कर सकते हैं, उनको लौटा देते हैं। उसी के साथ उन्होंने इस शर्त पे लौटाते हैं कि इसका किलेबंदी नहीं की जाएगी। क्या होता है, जो चित्तौड़ का किला होता है उसका किलेबंदी नहीं की जाएगी, इस शर्त पे उन्होंने उस किले के लौटा देते हैं। उसी के साथ साथ जो उनका साम्राज्य होता है, कह सकते हैं जिन क्षेत्रों पर मुगल, कह सकते हैं मुगलों ने अधिकार किया था, उन क्षेत्रों को उनको वापस कर देते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो ये चित्तौड़ की संधि हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखते चलेंगे। जैसे देखिए क्या होता है 1597, देखिए 1597 ईस्वी में क्या होता है, 1597 ईस्वी में राणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। क्या होता है 1597 ईस्वी में राणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है, आखिर जब राणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद अगले जो शासक बनते हैं कौन है, राणा अमर सिंह। राणा अमर सिंह राणा अमर सिंह राणा अमर सिंह अगले शासक होते हैं, जब राणा अमर सिंह शासक बनते हैं, शासक बनने के पश्चात जहांगीर, उस समय देखा जाए तो जो 1615 ईस्वी में कब होता है, यहाँ पे लिखिएगा अगले दिन 1615 ईस्वी में। 1615 ईस्वी में क्या होता है, 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह कौन, राणा अमर सिंह और मुगल सेना और मुगल शासक जहांगीर के मध्य, क्या होता है जहांगीर के मध्य चित्तौड़ की संधि हो जाती है। किस, यहाँ पे हो जाती है मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि हो जाती है। किसकी, चित्तौड़गढ़ की संधि। क्या हो जाते हैं, चित्तौड़गढ़ की संधि हो जाती है। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे जो राणा अमर सिंह होते हैं, राणा अमर सिंह और जहांगीर के मध्य कौन सी संधि होती है, तो वो होती है चित्तौड़गढ़ की संधि। कौन सी होती है, चित्तौड़गढ़ की संधि हो जाती है। इसके बाद अगला बिंदु लिखते हैं इसी में, जब इन दोनों में संधि हो जाती है, क्या होती है, जब जो राणा अमर सिंह होते हैं और जो मुगल शासक होते हैं जहांगीर होते हैं, जहांगीर के बीच संधि हो जाती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो क्या होता है, राणा अमर सिंह जो होते हैं मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। क्या होता है, मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। क्या होता है, जब उन्होंने मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं, अभी आपको बताया कि जब स्वीकार करने के पश्चात उन्होंने जो जहांगीर होते हैं एक शर्त रखते हैं कि हम आपका पूरा साम्राज्य भी वापस कर देंगे, उसी के साथ साथ जो आपका चित्तौड़ का किला होता है उसको भी लौटा देंगे। बस शर्त यही है कि आप उस चित्तौड़ के किले को दोबारा, कह सकते हैं घेराबंदी नहीं करेंगे। ये शर्त होती है। क्या होती है, यहाँ पे लिखिए चला बिंदु, उन्होंने जहांगीर ने, क्या होता है, जहांगीर ने राणा अमर सिंह के
क्षेत्र को, क्षेत्र तथा जो दुर्ग होता है, क्षेत्र तथा चित्तौड़, चित्तौड़ यहाँ लिखेगा दुर्ग को घेराबंदी, घेराबंदी, घेराबंदी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इस शर्त पे उन्होंने देखा जाए तो जो जहांगीर होते हैं, जहांगीर ने जब संधि होगी दोनों राजाओं के बीच, जब संधि होने के पश्चात, संधि में यही एक कारण है कि जैसे दोनों पक्ष भी अपनी बातों को रखते हैं, बातों को रखने के पश्चात उन दोनों में सहमति होती है, सहमति होने के बाद वे सहमति जो भी होती है, जैसे कोई सहमति हो गई कि आप हमारे वह क्षेत्र दे दीजिए, आप इस क्षेत्र को ले लीजिए, बाकी हमारा क्षेत्र एक किनारे रहेगा, आपका क्षेत्र एक किनारे रहेगा, इस प्रकार दोनों में संधि होती है। और इन दोनों में क्या होता है, उन्होंने पहले तो जो मुगल शासक होते हैं, मुगल शासक का एक ही मोटो था, कह सकते हैं एक ही मकसद था कि जितने भी राज्य होते हैं वो सभी को अपने अधीन करना चाहते थे या अधीनता स्वीकार करना चाहते थे। जो राणा अमर सिंह होते हैं, राणा अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं, उनकी शर्त पूरी हुई। जो मुगल चाहते थे कि हाँ ठीक है, कोई भी राणा कह सकते जो मेवाड़ का शासक हो उनकी अधीनता को स्वीकार कर ले। जो राणा अमर सिंह होते हैं उनकी अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो जो मुगल शासक होते हैं उनका जो होता है मकसद होता है वो पूरा हो जाता है। उसी के बाद अब राणा जो अमर सिंह होते हैं, राणा जो अमर सिंह होते हैं, उनकी इच्छा होती है कि वे उनको जो उनका दुर्ग होता है, कह सकते जो उनके पिता होते हैं, पिता के दौरान या कह सकते हैं जो उनके पिता के शासनकाल के दौरान जो मुगलों ने उनके किले को जीता था, वो उनके किले को वापस कर दे। उसी के साथ साथ जो उनका क्षेत्र होता था उन क्षेत्रों को भी वापस कर दें। तो जहांगीर ने इन शर्तों को मानते हुए इन क्षेत्रों को भी वापस कर दिया। बस उसमें थोड़ा सा संशोधन ये किया कि उन्होंने जो चित्तौड़ का किला था, क्या था, चित्तौड़ का किला था, चित्तौड़ के किले की घेराबंदी नहीं करेंगे। इस शर्त पे उन दोनों के बीच में ये संधि हो जाती है। कौन सी होती है? चित्तौड़गढ़ की संधि हो जाती है। और ये कह सकते हैं, जैसे देखिए आपको बताया गया था जो राणा प्रताप थे, अकबर और राणा प्रताप के बीच इस क्षेत्र को कह सकते हैं जो दुर्ग था या चित्तौड़गढ़ का दुर्ग था, उनकी जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग होता है उस पर अकबर ने अपनी अधीनता को कह सकते हैं उस किले को जीत लिया था। इसी वजह से जब उन्होंने शासक कह सकते हैं, जब राणा अमर सिंह होते हैं, उसके बाद उन्होंने जहांगीर होते हैं, इन दोनों के बीच ये बात होती है कि चित्तौड़गढ़ किला को वापस कर दीजिए, उसके बाद उन क्षेत्रों को भी वापस कर देते हैं। इस प्रकार का इन दोनों के बीच ये संधि हो। देखिए ये तो था उत्तर भारत में क्या होता है, जैसे जो जहांगीर होते हैं उन्होंने उत्तर भारत में आक्रमण करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो जहांगीर होते हैं दक्षिण भारत के किन क्षेत्रों पर आक्रमण करते हैं उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए। जिस प्रकार देखा जाए तो जो अकबर होते हैं, अकबर ने भी अपने शासनकाल में दक्षिण भारत पे आक्रमण करते हैं। दक्षिण भारत पे आक्रमण जब करते हैं, कब करते हैं, लगभग देखा जाए तो जो 1597 ईस्वी के बीच में जो होता है अकबर होते हैं वे दक्षिण भारत के क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं। क्या करते हैं? दक्षिण भारत के क्षेत्र पे आक्रमण करते हैं। ये आक्रमण करने की वजह कह सकते हैं उन्होंने अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए उनकी तरफ कह सकते हैं दक्षिण भारत में प्रस्ताव भेजते हैं। लेकिन उस प्रस्ताव कह सकते हैं 3 ऐसे राज्य थे, कहते हैं 3 ऐसे राज्य थे जिन्होंने इनकी इस अधीनता को स्वीकारने से मना कर देते हैं। वे 3 राज्य कौन से थे? कह सकते हैं अहमदनगर था, बीजापुर था और गोलकुंडा था। कौन था? अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, ये 3 ऐसे राज्य थे जिन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार करने से मना कर देते हैं। जब अकबर की अधीनता को स्वीकार करने से मना कर देते हैं फिर अकबर इन क्षेत्रों पे आक्रमण कर देते हैं। आक्रमण के दौरान क्या कहते हैं, जैसे जब आक्रमण करते हैं, आक्रमण के दौरान इन क्षेत्रों को पूर्णतः वह विजय प्राप्त नहीं कर पाते। क्या होता है, पूरी तरह से इन पर आक्रमण करने के पश्चात वे विजय प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जितने क्षेत्र को जो अकबर होते हैं उन्होंने विजय प्राप्त करते हैं, विजय प्राप्त करने के पश्चात उन क्षेत्रों को कहाँ कर लेते हैं, दिल्ली या अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लेते हैं। जब उन्होंने अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लेते हैं उसके बाद वहाँ पे 3 नए सूबों का निर्माण करते हैं। क्या होता है? 3 नए सूबों का निर्माण करते हैं। आखिर वे 3 नए सूबे कौन कौन थे? आपको बताया गया था वे 3 नए सूबे थे। खानदेश था, अहमदनगर था और बरार था। इस प्रकार देखा जाए तो खानदेश था, अहमदनगर था और बरार, ऐसे 3 क्षेत्र थे जिनके उन्होंने नए सूबों का निर्माण करते हैं। ये तो उस समय बात करते हैं हम लोग जब अकबर ने इन 3 सूबों का निर्माण करते हैं। अब हम लोग ये तो थे अकबर की बात थी। अब अकबर के बाद जब उनके पुत्र आते हैं, कह सकते हैं जो जहांगीर होते हैं, उन्होंने दक्षिण भारत के किन क्षेत्रों पर आक्रमण करते हैं। अभी आपको बताया गया था उसमें से 3 क्षेत्र थे, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा थे। इन्होंने उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं। अब जब जहांगीर के शासनकाल में यहाँ पे लिखिए दक्षिण भारत, अहमदनगर पे कौन शासक कर रहा था? अहमदनगर। अगर उसमें दक्षिण भारत की बात की जाए तो अहमदनगर के जो शासक कौन थे? वहाँ के निजाम थे। कौन थे शासक? वहाँ के थे, यहाँ के शासक थे निजाम, शासक निजाम थे। और वहाँ का वजीर कौन था? कह सकते हैं इस क्षेत्र का वजीर कौन थे? वजीर की बात की जाए तो उस समय वहाँ के वजीर थे, जो अहमदनगर के वजीर थे, वहाँ के वजीर थे मलिक अंबर। कौन थे? मलिक अंबर। मलिक अंबर इस अहमदनगर के वजीर थे। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे जब जो जहांगीर होते हैं, जहांगीर ने दक्षिण भारत के
दक्षिण भारत की तरफ जब अभियान अपनी तरह कह सके अभियान किए, तो उस समय जो अहमदनगर था, अहमदनगर का वजीर कौन होता है? ये होते हैं मलिक अंबर, ये याद रखिएगा। ये कह सके वहाँ का जो शासक होता है कौन होते हैं? निजाम होते हैं। इसका देखा जाए तो जब इन्होंने अकबर ने जो अहमदनगर होता है उसको अपने अधीन नहीं स्वीकार करा पाते, फिर उनके जो पुत्र होते हैं जहांगीर, इन्होंने भी इनकी अधीनता जो अहमदनगर होता है उसको अपने अधीन कर सकते हैं, अपने साम्राज्य के अधीन लाने के लिए जो उनके पुत्र होते हैं कौन होते हैं? जहांगीर के जो पुत्र होते हैं खुर्रम होते हैं, खुर्रम को उनके कह सकते हैं अहमदनगर राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेजते हैं। जब इन्होंने जो अहमदनगर राज्य पर आक्रमण करने के लिए जाते हैं तो आक्रमण वो कह सकते हैं विजय प्राप्त नहीं होती, बल्कि इन दो जो अहमदनगर राज्य होता है और उसके बाद जो खुर्रम होता है, इन दोनों के बीच एक संधि हो जाती है। क्या होते हैं? खुर्रम और जो अहमदनगर के शासक होते हैं, कह सकते हैं खुर्रम और निजाम के बीच एक संधि हो जाती है। क्या होती है? खुर्रम और निजाम के बीच एक संधि हो जाती है। देखिए, जब इस युद्ध पे कह सकते हैं जो जहांगीर होते हैं, जहांगीर ने अपने पुत्र जो खुर्रम होते हैं उनको इस युद्ध पे भेजते हैं, तो उनको एक उपाधि देते हैं। कौन सी उपाधि देते हैं? शाह उपाधि देते हैं। इस युद्ध में जब उन्हें शाह उपाधि दी जाती है, उसके बाद वे युद्ध पे कह सकते हैं अहमदनगर राज्य पे आक्रमण करने के लिए जाते हैं, लेकिन आक्रमण करते हैं, लेकिन इस आक्रमण में उनको विजय की प्राप्ति कह सकते हैं विजय प्राप्त नहीं होता, बल्कि इन दोनों सेनाओं के बीच में आपसी संधि हो जाती है। क्या होती है? आपसी संधि हो जाती है। यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा इस युद्ध में 1616 ईस्वी में, कब? 1616 ईस्वी में। किस ईस्वी में? 1616 ईस्वी में हो ना। 1616 ईस्वी में जहांगीर ने क्या होता है? 1616 ईस्वी में जहांगीर ने खुर्रम को शाह उपाधि से शाह उपाधि शाह उपाधि दी। उसके बाद है क्या होता है? शाह उपाधि दी। उसके बाद है, यहाँ पे लिखिए, उसके बाद उन्होंने अहमदनगर राज्य पर अहमदनगर राज्य पर अहमदनगर राज्य पर आक्रमण के लिए भेजा। आक्रमण के लिए भेजा। जब इनको आक्रमण के लिए भेजा जाता है, भेजने के पश्चात इन दोनों दोनों शासकों कह सकते दोनों राज्यों के बीच संधि हो जाती है। क्या होता है? दोनों राज्यों के बीच संधि। इस प्रकार देखा जाए तो जो अहमदनगर राज्य का अभी भी पूर्णतः कह सकते हैं जो मुगल शासक होते हैं उनको अभी तक पूर्णतः अपने अंदर कह सकते हैं अपने साम्राज्य के अधीन नहीं ला सकते हैं। क्या होता है? जो अकबर थे उन्होंने भी प्रयास किया था, प्रयास करने के दौरान उनको भी पूर्ण कह सकते हैं जो होता है सफलता, जो अकबर होते हैं उनको भी सफलता या पूर्णतः सफलता नहीं प्राप्त होती। नहीं प्राप्त होने के पश्चात उनके जो पुत्र होते हैं जहांगीर, उन्होंने भी प्रयास करा था कि जो दक्षिण भारत के कुछ राज्य हैं, कह सकते हैं जो प्रमुख राज्य हैं, उनको अपने साम्राज्य में कह सकते हैं दिल्ली के शासन में सम्मिलित कर लें। लेकिन उन्होंने जब अपने पुत्र जो होते हैं खुर्रम होते हैं उनको भी भेजते हैं कि जाइए आप दक्षिण भारत के राज्य जो होते हैं अहमदनगर, उस पर आक्रमण करिए, आक्रमण करने के पश्चात उसको विजय प्राप्त करिए, विजय प्राप्त करने के पश्चात हम उसको उस राज्य को दिल्ली में सम्मिलित करेंगे, अपने साम्राज्य में सम्मिलित करेंगे। लेकिन वे जाते हैं, जो खुर्रम होते हैं, कह सकते हैं जो शाहजहां होते हैं, शाहजहां वहाँ पे जाते हैं, आक्रमण करते हैं। आक्रमण करने के पश्चात उनको विजय या कह सकते हैं पूर्णतः विजय नहीं प्राप्त होती, बल्कि इन दोनों जो शासक होते हैं, अहमदनगर के शासक जो होते हैं और उसके बाद जो मुगल शासक होते हैं, उस सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे जो शाहजहां थे, उन दोनों की सेनाओं के बीच कह सकते हैं दोनों राजाओं के बीच संधि हो जाती है। कह सकते हैं जब इन दोनों में कह सकते हैं दो राज्यों के बीच जब संधि हो जाती है, संधि होने के पश्चात जब जो खुर्रम होते हैं, खुर्रम जब वापस आते हैं, तो खुर्रम को वापस आने के पश्चात है शाहजहां उनसे क्या होता है, जो जहांगीर होते हैं, जहांगीर उनसे काफ़ी प्रभावित होते हैं, कह सकते हैं काफ़ी प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होने के पश्चात जो खुर्रम होते हैं, खुर्रम को शाहजहां उपाधि देते हैं। क्या होता है? यहाँ पे लिखिएगा खुर्रम को शाहजहां उपाधि, यहाँ पे लिखिएगा शाहजहां उपाधि, शाहजहां उपाधि। क्या होता है? शाहजहां की उपाधि देते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं जैसे अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनने के चांस होते हैं। अब भाई आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे जो जो खुर्रम होते हैं, खुर्रम को ऐसा कौन से युद्ध के लिए जाते हैं, कह सकते हैं किस क्षेत्र पे आक्रमण करने के लिए जाते हैं, जो उनके पिता होते हैं जहांगीर होते हैं उनसे काफ़ी प्रसन्न होते हैं, कह सकते प्रभावित होते हैं, उनको शाहजहां की उपाधि देते हैं। तो वो होता है दक्षिण भारत के अभियान पर जाते हैं, जो क्षेत्र होता है अहमदनगर राज्य पे आक्रमण करने के लिए जाते हैं, जो उन दोनों कह सकते हैं अहमदनगर राज्य और खुर्रम जो होते हैं उनके बीच संधि हो जाती है। संधि होने के पश्चात उनके पिताजी या जहांगीर जो होते हैं काफ़ी प्रसन्न होते हैं, प्रभावित होते हैं, इस वजह से उनको शाहजहां की उपाधि दी जाती है। ये याद रखिएगा। ये तो देखा जाए जो आपको भी कल की क्लास थी और आज की जो शुरुआती क्लास थी उसमें क्या होता था, जैसे उन्होंने अपने शादी विवाह के लेके चलते हैं, फिर उन समय क्या होता है उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कह सकते हैं उत्तराधिकारी के लिए जो द्वंद्व की मारपीट चल रही थी, उन सब में देखा जाए तो उन्होंने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए क्या होता है, साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित कर रहे थे। वैवाहिक संबंध स्थापित करने से ताकि जो साम्राज्य होता है, साम्राज्य में एक शांति का माहौल बना रहे। इसी वजह से उन्होंने देखा जाए नूरजहां जो देखिए
उनकी पुत्री के साथ कह सकते हैं नूरजहाँ की शादी हो रही थी। नूरजहाँ के भाई की जो बेटी थी, फिर उसके बाद जो शासक थे, कह सकते हैं अगले शासक हो रहे थे, या जो सरदार थे, या जो उत्तराधिकारी थे, उनके साथ शादी। और इस प्रकार देखा जाए तो जो सही होता है सगे संबंधियों में शादी का उस समय था। ये कह सकते हैं एक उस तरह माहौल बनाया जा रहा है कि वैवाहिक संबंध को सुदृढ़ किया जा सके, ताकि जो आंतरिक हमारा विद्रोह हो सकते हैं, जो हमारे जो आंतरिक विद्रोह होते हैं, पारिवारिक विद्रोह होते हैं, उन विद्रोहों को कम से कम किया जा सके और साम्राज्य को अच्छे से पूर्णतः संचालन किया जा सके। इस तरह जो हमारा शुरुआती आज की क्लास और कल की क्लास थी, उनमें इनका निष्कर्ष यही निकल के आता है कि जो वैवाहिक संबंध होता है, वैवाहिक संबंध से उन्होंने अपने साम्राज्य में जो आंतरिक विद्रोह होता है, आंतरिक विद्रोह को आंतरिक विद्रोह कम से कम हो सके, और जो साम्राज्य होता है, साम्राज्य का संचालन अच्छे से हो सके और साम्राज्य विस्तार में कोई दिक्कतें ना आए। इस वजह से हम लोग कल और आज की जो शुरुआती क्लास थी, इसका मतलब यही था। अब आज की क्लास में क्या था, हम लोग अभी जो जहांगीर होते हैं, जहांगीर ने उत्तर भारत के किन राज्यों का आक्रमण करते हैं? उत्तर भारत के जैसे मेवाड़ क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं। हम आक्रमण करने के पश्चात इन दोनों के बीच जो मेवाड़ का क्षेत्र होते हैं, या मेवाड़ के जो शासक होते हैं राणा अमर सिंह होते हैं, और जो जहांगीर होते हैं, जहांगीर दोनों के बीच में संधि हो जाती है। संधि होने के पश्चात जहांगीर की एक कह सकते हैं जो मुगल सेना थी, उनकी लालसा थी कि जो मेवाड़ के शासक होते हैं, कह सकते हैं मेवाड़ के क्षेत्र है, वे उनकी अधीनता को स्वीकार कर लें। और जो मेवाड़ के शासक की अभिलाषा थी कि वो उनके जो चित्तौड़ का किला है उनको वापस कर दे, उसी के साथ उनका जो क्षेत्र था उनको वापस कर दे। उन दोनों लोगों के बीच संधि हो जाती है। संधि होने के पश्चात उन दोनों की जो मनसा थी उन दोनों को पूरा होती है। उसके बाद जो अगला उन्होंने दक्षिण भारत की तरफ अपना रुख करते हैं। दक्षिण भारत की तरफ जब वे रुख करते हैं, तो अगला जो क्षेत्र होता है, उन्होंने अहमदनगर क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं। इस क्षेत्र की बात की जाए तो इस पे अकबर जो होते हैं, अकबर में भी आक्रमण करते हैं। अकबर भी आक्रमण करने के पश्चात ये उस क्षेत्र को पूर्णतः विजय नहीं प्राप्त कर पाते हैं। जब विजय नहीं प्राप्त करते हैं, तो उसके बाद उनके पुत्र जो होते हैं, जहांगीर होते हैं, उन्होंने भी इस क्षेत्र पर आक्रमण करना चाहा। आक्रमण तो करते हैं जो जहांगीर होते हैं, जहांगीर के पुत्र जो खुर्रम होते हैं या शाहजहां होते हैं, इस क्षेत्र पे आक्रमण तो करते हैं। आक्रमण करने के पश्चात उनको पूर्णतः विजय प्राप्त नहीं होती, बल्कि अहमदनगर के शासक जो निजाम थे, उसके बाद जो जहांगीर के पुत्र खुर्रम थे, इन दोनों के बीच संधि हो जाती है। संधि हो जाने के पश्चात इन दोनों राज्यों के बीच संधि हो जाती है। और इसी संधि के पश्चात जब जहांगीर जो होते हैं, जो शाहजहां अपने साम्राज्य का सत्य मुगल सेना के साथ वापस लौट के आते हैं, तो इससे जो जहांगीर होते हैं काफी प्रभावित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो प्रसन्न होने के पश्चात उनको शाहजहां की उपाधि देते हैं। किसको? खुर्रम को शाहजहां की उपाधि इस युद्ध में मिलती है, कैसे इस आक्रमण के दौरान मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग कल की कक्षा में बात करेंगे। उन्होंने शाहजहां जो होते हैं, शाहजहां के अन्य कौन कौन से विद्रोह होते हैं, उनके क्या परिणाम होते हैं, क्या शाहजहां ने कोई भी युद्ध करते उत्तराधिकारी के लिए अपने शासनकाल में या अपने साम्राज्य में अपने पिता के खिलाफ कोई विद्रोह करते हैं या नहीं करते हैं, ऐसे तमाम बिंदु के साथ हम लोग कल की कक्षा में उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।